नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज गणतंत्र दिवस की कर ली जाए क्यों? पूर्व संध्या का मौका है और ऐसे मौके पर अक्सर अतीत हर किसी को याद आता है। इस दौर में तो हालांकि सियासत के लिए कभी महात्मा गांधी, कभी सरदार पटेल, कभी नेहरू, कभी इंदिरा और कभी महात्मा गांधी का भी जिक्र हो ही चलता है। लेकिन कहते हैं ना, अतीत को याद कीजिए तो मौजूदा वक्त को कम से कम सुंदर तो बनाइए। लेकिन शुरुआत आज करते हैं गीत से इसलिए क्योंकि कुछ गीत ऐसे जो आपकी आंखों में, कानों में, हर जगह गूंजते हैं, दिखाई देते हैं और उन्हें जब सिल्वर स्क्रीन पर बिल्कुल नए तरीके से परोसा जाए तो आपको लगेगा ये क्या मतलब है। लेकिन फिर भी सुनिए जी, ये गीत सुनाना इसलिए जरूरी था। आज 2 फिल्में रिलीज हुई, काबिल और रईस। यहां तक कि सियासत भी फिल्मी अंदाज में लगातार चल पड़ी है, राहुल और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। लेकिन अतीत की फिल्मों को देखिए, ज्यादा बेहतर है। इस मौके पर ऐसी फिल्मों को लेकर ज्यादा मचलिए नहीं, क्योंकि वक्त दस्तक का है और दस्तक में जिक्र आज लोकतंत्र जिंदाबाद और गणतंत्र का लोकतंत्र जिंदाबाद का होगा। तो आइए लिए चलते हैं आपको 1950। लोकतंत्र जिंदाबाद जी। संविधान लागू होते ही लोकतंत्र के जिस पाठ को देश ने पढ़ा वह वोट देने की बराबरी का ही था। 1950 में 17,32,12,343 वोटर थे, तो आज यानी 2017 में 83,40,82,814 वोटर हो चुके हैं। यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का तमगा लिए भारत का अनूठा सच यह भी है कि अपनी सत्ता खुद चुनने वाले देश में सत्ता ने चुनने वालों को ही जाति, धर्म से लेकर महिला, युवा और गरीब रईस में बांट दिया। अपना संविधान, अपनी सरकार थी, तो भी संविधान में दर्ज लोकतंत्र की धज्जियां जमकर उड़ाई गई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आपातकाल तो 18 महीने रहा, लेकिन बरस दर बरस संसदीय चुनावी लोकतंत्र के राग को देश में हर सत्ता ने कुछ इस तरीके से गाया कि संविधान में दर्ज जनता के हक को देने या छीनने की राजनीति चुनावी मैनिफेस्टो में सिमट गई और देश इतना गरीब होता चला गया कि 2017 में 1950 के हिंदुस्तान से दुगने नागरिक गरीबी की रेखा से नीचे खड़े हो गए। शिक्षा, हेल्थ, पीने के साफ पानी को भी मुनाफे के धंधे में समा दिया गया। खेती से उद्योग और उद्योग से खनिज संसाधनों की लूट सबसे बड़ी कमाई बन गई। लेकिन सत्ता उसी को मिली जिसने भूखी जनता का पेट भरने का नारा दिया। क्या यही गुनाह है मेरा कि गरीबों को हक दिलाने के लिए काम कर रहा हूं? क्या यही है मेरा गुनाह कि गरीबों का हक छीनने वालों को अब हिसाब देना पड़ रहा है? तो लोकतंत्र की ताकत गरीबी में समाई और सत्ता रईसी की कुर्सी बन गई। देश के संसाधनों की लूट में गरीबों की हिस्सेदारी नहीं मिली। गरीबों के लिए पैकेज और कल्याण योजनाओं से होते हुए चुनावी मैनिफेस्टो ने भूखे भारत की तस्वीर ही राज्य दर राज्य रखी। और इस बार भी 5 राज्यों के चुनाव में जरा सत्ताधारियों के ही सुन लीजिए कितने गरीब हैं उनके प्रदेश। ये घोषणा पत्र में हम लोग लेकर के जा रहे हैं कि समाजवादी किसान कोष, जिससे किसानों के विपणन, राहत, सिंचाई, खाद, बीज इत्यादि की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जिन्हें भी गरीब हैं जिन्हें कोई गैस कनेक्शन नहीं है, विदिन 2 months ऑफ गवर्नमेंट वी विल गिव एवरीवन गैस कनेक्शन फ्री। तो सत्ता ने गरीबी बरकरार रखकर गरीबों को अपनी सत्ता पर आश्रित कर दिया और गरीबी ने लोकतंत्र के राग तले संविधान में दर्ज अपने अधिकार को ही जीने की न्यूनतम जरूरत पाने के लिए सत्ता तले बंधक भी मान लिया। और असर इसी का हुआ कि नेहरू से लेकर मोदी तक के दौर में 60% गरीब सबसे बड़ा एक मुश्त वोटर हो गया और 60% संपत्ति संसाधनों के मालिक बहुराष्ट्रीय कंज्यूमर हो गए।
और सत्ताधारियों ने रईसी को निशाने पर लेकर खुद को गरीबी से जोड़कर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का नेता भी खुद को माना, या सत्ता पानी चाहिए। काला धन इन 50 परिवारों के पास है। काला धन हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों के पास है। लेकिन लोकतंत्र के इस मिजाज में सत्ता पाने के लिए प्रचार प्रसार की चकाचौंध में पानी की तरह पैसा हर किसी ने बहाना भी शुरू किया। तो सवाल यही, जिक्र गरीबी का हो रहा था और गरीबी पीछे छूट गई, वह सिर्फ चुनावी नारों में सिमट गई और विकास शब्द लोकतंत्र पर भारी लगने लगा। वाकई ये लोकतंत्र जिंदाबाद करने का वक्त है क्या? क्योंकि मौजूदा वक्त में जब लोकतंत्र का जिक्र होगा तो मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं और सतही मुद्दे देश की बहस का हिस्सा बन जाते हैं। जरा समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा होता क्यों है? प्रियंका कोई कलाकार नहीं है, वो खूबसूरत भी नहीं है उतनी। घटिया शैली और हाव-भाव से ये बोल रहे हैं, इन्हें जाके अपने दिमाग का इलाज किसी डॉक्टर से कराना चाहिए। ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बढ़ी है। ये बोली वोट के लिए है, ये अंदाज सत्ता पाने या गंवाने की उम्मीद बनने या टूटने के लिए है, या फिर लोकतंत्र का मिजाज सत्ता पाने के लिए? क्या अब इतना अराजक हो चला है कि मर्यादाएं टूटने का खतरा नहीं, बल्कि समाज की मर्यादा कौन, कैसे, कितने विभत्स तरीके से हवा में उछाल सकता है, भीड़ उसी के हिस्से में आएगी? क्योंकि सवाल वोट बैंक का है और वोट भीड़ तंत्र से समेटी जा सकती है, लोकतंत्र से नहीं। तो क्या जिस संसदीय चुनाव को संविधान लागू होने के बाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा ककहरा माना गया, वो मौजूदा वक्त में लोकतंत्र से ही दूर हो चला है? ये सवाल इसलिए, एक तरफ गरीबी और भूखमरी देश की राजनीति को सत्ता तक पहुंचाती है और दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए सबसे ज्यादा धन प्रचार प्रसार की चकाचौंध में ही बहाया जाता है। मसलन यूपी चुनाव को ही ले लीजिए। एक तरफ 12 करोड़ गरीब पिछड़े हाशिए पर जी रहा यूपी है और दूसरी तरफ करोड़ों अरबों का प्रचार है और प्रचार के आइडिया देने वाले करोड़ों ले रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं। यानी सत्ता पाने के लिए सत्ताधारियों की कवायद को देख लीजिए। लखनऊ में चुनाव जीतने के लिए समाजवादियों का ये वार रूम हर आधुनिक तकनीक से लैस है। कमरे से ही पूरे यूपी के प्रचार पर नजर रखी जा सकती है। यहीं से चुनाव जीतने वाले नारे निकलेंगे, यानी गरीबों को कैसे नारों और चकाचौंध से लोकतंत्र में गुम कर दिया जाए, इसकी व्यवस्था वार रूम से ही होगी। जो हमारी कोर स्ट्रेटेजी है वो यही है कि जो जितना भी डेवलपमेंट का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है उसको लोगों तक पहुंचाना है, यूपी के हर एक वोटर तक, हर एक सिटीजन तक उसको पहुंचाना है। तो याद कर लीजिए 2014 के लोकसभा में भी मोदी के वार रूम को कितना आधुनिक था। आधुनिक तकनीक से लैस प्रचार प्रसार में तो पहली बार देश ने नेता की मौजूदगी भी वर्चुअल पर देखी। यानी नेता नहीं है लेकिन नेता है, जो गरीबी पर बोल रहा है, जो करप्शन और काले धन पर बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी का एक ही एजेंडा है, कुर्सी कैसे बचाना। वे कुर्सी बचाने में लगे। तो सवाल सिर्फ तकनीक या पढ़े लिखे लोगों का चुनाव जितवाने का ठेका लेने वाले प्रचार तंत्र का नहीं, सवाल तो लोकतंत्र का है। और लोकतंत्र कैसे इजाजत दे सकता है कि प्रचार में 30,000 करोड़ रुपए फूंक दिए जाए? ये रुपया किसका है, कहां से आया, कोई नहीं जानता। क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट ने कल ही जानकारी दी कि कांग्रेस हो या बीजेपी, समाजवादी पार्टी हो या अकाली दल, हर कोई अपने चंदे छुपाता है और औसतन हर राजनीतिक दल 60% रकम बताते ही नहीं कि उनके पास ये पैसा, ये फंड आया कहां से। तो वजह भी यही है, मूल मुद्दों से इतर अब नेता इस जुबां पर उतर आए हैं जिससे देश इसी जुबां की बहस में गुम हो जाए। जितना लोग प्रचारित करते हैं इससे भी खूबसूरत ज्यादा है और महिलाएं हमारे यहाँ। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी। और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं होगा। तो क्या वाकई कहा जाए गणतंत्र का लोकतंत्र जिंदाबाद? तस्वीर बदली है और जनता के बीच खड़े होकर जरा कोशिश कीजिए समझने की, इस देश के सामने कौन से मुश्किल हालात हैं। आजादी मिल गई, देश में संविधान अपना आ गया, लेकिन 1922 में जन्मी एक महिला कहती है, चुनाव मैं अब लड़ूंगी।
15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई। 26 जनवरी 1950 को देश को अपना संविधान भी मिल गया, लागू हो गया। लेकिन 1922 में जन्मी 95 बरस की जलदेवी को आज भी उसी न्यूनतम की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जिसे पूरा करने का सपना 47 में नेहरू ने दिखाया और 1950 में संविधान में दर्ज कर दिया गया। तो आंखों में आजादी के संघर्ष की अनकही कहानियों को जब्त किए जलदेवी ने इस बार तय किया कि वो 95 बरस की उम्र में भी चुनाव लड़ेंगी। लोकतंत्र का तो यही तकाजा है। और यूपी में आगरा के खैरागढ़ से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जलदेवी ने पर्चा भरा और उसके बाद कहा क्या, यह भी सुन लीजिए। जलता को तंग करते हैं। मैंने अपना बेटा रहते बुलाओ हो जाना चाहिए। तो मैंने बेटा खड़ा करा हुआ, तो मैं बेटा के संग में पर्चा भर रही हूँ। यू जलदेवी ने इससे पहले पंचायत का भी चुनाव लड़ा था। 13,000 वोट मिले थे, रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। लेकिन 95 बरस की उम्र में जलदेवी में गुस्सा है कि कोई भी नेता जीने की न्यूनतम जुगाड़ कर क्यों नहीं पाता, और इस बात को लेकर भी गुस्सा है। 47 से लेकर अब तक तमाम सत्ता आई, सरकारें आई, नेता आई, लेकिन हालात सुधरे क्यों नहीं? वैसे नहीं रुकेंगे तो डंडाते रुकेंगे, जाते रुकेंगे। तो उम्र हारेगी या लोकतंत्र, इसका इंतजार हर किसी को है। लेकिन हालात कैसे लोकतंत्र को ही हरा रहे हैं, इसका नजारा तो अब हर जगह खुले तौर पर नजर आने लगा है। क्योंकि गणतंत्र के नाम पर लोकतंत्र के इस आईने में ये भरोसा जगाना मुश्किल है कि जन गण मन सही राह पर है। क्योंकि इन्हें देखिए, बांदा से बीजेपी उम्मीदवार प्रकाश द्विवेदी मंगलवार शाम जुलूस की शक्ल में रोड शो करने निकले तो जेब से पैसा बांटने में कोई कोताही नहीं की। जी, कहीं बच्चों को पैसे बांटे तो कहीं पुजारी को नोटों की गड्डियां दे दी, यानी नोट लो वोट दो। वो एक मंदिर के एक बहुत छोटी बच्ची का है जो उन्हें आरती उतार रही है और मंदिर में पूजा करने दे। लेकिन मुद्दा सिर्फ बीजेपी कैंडिडेट का नहीं, सहारनपुर में कांग्रेस की रैली का ये नजारा भी देख लीजिए। जिसके पास ये है उसके पास सब कुछ है, जिसकी जेब खाली जी, निराला है खेल। लेकिन इन सब के बीच हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जमीन पर जहां 10 बरस बाद बुआई हुई है। आंदोलन ने सत्ता बदल दी, मुद्दों ने इस देश के हालात को नई दिशा में देखने को मजबूर कर दिया। यह सिंगूर है। सिंगूर में पहली बार आज बुआई शुरू हुई। यहीं पर नैनो कार आने वाली थी। याद कीजिए आंदोलन का वो दौर, जिस वक्त खड़ा हुआ आंदोलन तो वामपंथियों की सत्ता खिसकते खिसकते पूरी तरह समाप्ति हो गई। আজকে কি জরিপের কাজ শুরু হবে? আশা করা আমি বলতে পারবো না, এটা আমার। सिंगूर से निकलिए और लिए चलते हैं आपको पंजाब। पंजाब जी, सबसे ज्यादा दलित वोटर वहीं पर हैं। जरा देखिए इस रिपोर्ट को। मैं इन्हू कहते तेन वाहन दे देने, तेन 10 लाख रुपया दे देने। ना मैं 10 लाख लेता ते ना मैं वाहन लेता। मैं ठुड्डा मारा, मैं तो लड़ाई लड़ूंगा। हक की आवाज, संघर्ष और त्रासदी का मिला जुला चेहरा है। ऐसा चेहरा जो आजाद भारत में ऐसी खुरदुरी जमीन पर चलने के लिए मोहताज है, जहां हर कदम जीवन मौत के बीच। और इन्हीं हालातों के प्रतीक ये बैंत सिंह। 15 बरस पहले नाबालिग बेटियों से सामूहिक बलात्कार हुआ था और दलित होने के बावजूद बैंत सिंह खामोश नहीं रहे, बल्कि खुलकर आवाज उठाई। और आवाज उठाने पर इनके हाथ पैर बलात्कार के दोषियों ने ही काट डाले। जिंदगी बच गई। ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੇਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਕਿਆ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚਾ ਨਾ करो, ਅਸੀਂ राजी बंदा करा देंगे। जिंदगी तो बच गई, लेकिन संघर्ष का ये अनकहा सच गणतंत्र भारत के किस लोकतंत्र का प्रतीक है, ये सवाल जस का तस रह गया। खास तौर से तब जब सत्ता वोट बैंक के पीछे भागती है और वोट के आसरे सत्ता पर बनाने या हटाने का ख्वाब भी जनता पाल लेती है। तो ऐसे में पंजाब का अनकहा सच समझेगा कौन, जहां देश में सबसे ज्यादा 32% दलित हैं। दलितों के सामाजिक आर्थिक हालात सत्ता की नीतियों में जगह नहीं पा पाते। और वजह भी यही है, दलित है लेकिन सत्ता उसकी नहीं या उसके लिए नहीं।
पंजाब में सबसे ज्यादा दलित जनसंख्या है, लेकिन बावजूद इसके कभी कोई दलित अभी तक मुख्यमंत्री बन नहीं पाया। शायद सियासत का गणित कहता यही है कि वोटों को बांटो और वोटों पर राज करो। तो क्या हाशिए पर पड़े जिस समाज का जिक्र संविधान लागू होने के साथ बरसों बरस हर सत्ता करती रही और मुख्यधारा में लाने का जिक्र भी करती रही, उस समाज की हालत इस देश के भीतर ऐसी हो जाएगी कि दलित शब्द भारतीय समाज और भारतीय मन में एक धब्बे की तरह उभरेगा? क्योंकि ध्यान दीजिए, अल्पसंख्यकों को लेकर सच्चर रिपोर्ट भी जब बनती है तो उसमें लिखा यही जाता है कि इनकी हालत दलितों से भी बदतर है। तो क्या राजनीति की बिसात पर बंसिंग सरीखा संघर्ष वाकई कोई अलाव जलाएगा? अलाव इसलिए क्योंकि पहली बार राजनीति के मैदान में बैन सिंह कूदे हैं और उन्हें भरोसा है लोकतंत्र के चुनावी पर्व में इस बार पंजाब जरूर बदलेगा और शायद लोकतंत्र वाकई आएगा। तो अतीत को याद किया जाए या अतीत के आसरे गणतंत्र दिवस को इस बरस मना लिया जाए? जिक्र तो कल से शुरू हो जाएगा। पुराने नेताओं का जिक्र होगा। हमने शुरुआत की थी काबिल और रईस के गीत, जो पुराने गीत थे उनको किस तरीके से परोसा गया, लेकिन यह मौका तो शायद पुराने गीतों का ही है। सुना जाए पसंद का गीत।